Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn part 3 of chapter number 1, that is Indian Economy on the Eve of Independence for class 12th. इससे पहले हमने कितने पार्ट पढ़ लिए? दो पार्ट पढ़े। दो अच्छा, इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज क्यों पढ़ रहे हैं इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ। चैप्टर की लेंथ क्या है? ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, समझने के लिए चीजें बहुत ज्यादा हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को क्या करा है, पार्ट वाइज करा है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो और साथ के साथ आपको चैप्टर की एक तरीके से रिदम पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में ये चीजें हमें क्या है, कवर करनी है। ठीक है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन। क्या पढ़ा था हमने? कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन, मतलब किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उसने भारत का क्या करा, शोषण करा, इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद फिर हमने दूसरा इसमें जो टॉपिक कवर करा था वो करा था फीचर्स, करी थी इंडियन इकोनॉमी की कवर। ठीक है, कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत की जो फीचर्स थे, मतलब इंडियन इकोनॉमी की जो फीचर्स थे, विशेषता थी, मतलब किस तरीके से दिखाई देती थी, उसके बारे में समझा था। एक निमोनिक के थ्रू हमने याद करा था। फिर इसके बाद हमने अपने सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा? सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। ठीक है, क्या क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। ये पार्ट 2 का हमारा कंटेंट हो गया। अभी पार्ट 3 में हमें क्या पढ़ना है इसको समझते हैं। पार्ट 3 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में और उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। ये सारे के सारे टॉपिक इस तरीके से बनाए गए कि यहाँ से कहीं से भी आपको एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो चैप्टर को पढ़ते समय क्या है, ध्यान से पढ़ना है। और इवन आपको इंडेक्स तो बहुत अच्छे से पता होना ही चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये हमारा क्या है, आज का सिलेबस है। चलो अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं आज? हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल के बारे में। क्या पढ़ना है हमें? फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। अच्छा ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले कहते हैं इंडिया हैड एक्वायर्ड। सबसे पहले तो एक चीज बताओ, फॉरेन ट्रेड का ही मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हुआ? जब इंडिया अपनी क्या करेगा, टेरिटरी से या अपनी बाउंड्री से क्या करेगा, बाहर जाके बिजनेस करेगा, चाहे वो सेल हो चाहे वो परचेज हो, वो क्या कहलाएगा? फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। जैसे मान लो कि आज की डेट में अगर मैं क्या करती हूँ, अपना मतलब इंडिया क्या करता है कि अपना जो गुड्स है उसको क्या करेगा, यहाँ से ले जाके इंग्लैंड में बेचता है या यहाँ से ले जाके अमेरिका में बेचता है, तो वो क्या हो जाएगा? फॉरेन ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि अभी हमें ये समझना है कि फॉरेन ट्रेड की ब्रिटिश रूल के दौरान क्या स्थिति थी। इंडिया हैड एक्वायर एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एनेशियंट टाइम। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि एमिनेंस का मतलब क्या होता है? एमिनेंस का मतलब होता है सुपीरियर। क्या मतलब होता है? सुपीरियर। कोई चीज अगर बहुत अच्छी है तो क्या बोलते हैं? वो एमिनेंस है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सुपीरियर। ठीक है, तो इसने बोला इंडिया हैड एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एनेशियंट टाइम। भारत ने क्या है, शुरू से ही, मतलब एनेशियंट प्राचीन काल से क्या है, भारत के फॉरेन ट्रेड में सुपीरियर, मतलब ये क्या है, सुपीरियर रही है। इसके जो गुड्स है वो विदेशों में पसंद करे जाते हैं, चाहे इसका हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो, चाहे इसके वुडन आइटम्स हो, आइवरी वर्क हो, टेक्सटाइल्स हो, इन सबको क्या है, हमेशा क्या है, एमिनेंस मिली है। फॉरेन ट्रेड में लोगों के द्वारा पसंद किया गया है। इंडिया एक वेल नोन एक्सपोर्टर है किस चीज का? फिनिश गुड्स का। अच्छा, ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। सिर्फ तुम्हें यही पता नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट इसी वर्ड को नहीं रट के रखना। अभी तुम ट्वेल्थ क्लास में हो तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि भारत जब अपने मतलब प्राचीन काल में भारत जब क्या करता था, फॉरेन ट्रेड करता था, तो यूजुअली किन गुड्स का करता था। ठीक है, तो इंडिया एक वेल नोन एक्सपोर्टर था किस चीज का? कहता है कि फाइन कॉटन का। ठीक है, जैसे खादी वगैरह समझते हो ना उसका। तो फाइन कॉटन का हो गया, सिल्क का हो गया, टेक्सटाइल का हो गया, आयरन गुड्स का हो गया, वुडन गुड्स का हो गया। फाइन कॉटन तुम लोग समझते हो कि भारत में जो है क्या कहते हैं, खादी जो है, फाइन कॉटन जो है उसको बना के विदेशों में बेचा जाता था। फिर सिल्क का भी तुम्हें पता होगा कि भारत का जो सिल्क है, भारत में सिल्क को बनाया जाता था और उसे विदेशों में बेचा जाता था। इसके बाद फिर टेक्सटाइल हो गया, आयरन गुड्स हो गया, वुडन गुड्स हो गया, आइवरी वर्क हो गया एंड प्रीशियस स्टोन। इन सबको क्या करा जाता था, भारत से ले जाके विदेशों में बेचा जाता था, क्योंकि भारत की जो इन गुड्स की क्वालिटी थी वो कैसी थी, बहुत फाइन क्वालिटी थी, विदेशों में पसंद किया जाता था। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने कन्वर्ट करा इसे नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स के रूप में। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा होगा तो इस चीज को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्रिटेन था उसने भारत में किस तरीके से वो व्यापार करता था। इस चीज को एक बार फिर से समझ लेते हैं।
वो भारत से क्या करता था, फ्री में गुड्स लेके जाता था, मतलब कि यहाँ से ड्यूटी फ्री वो क्या करता था, गुड्स लेके जाता था। एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगाई उसने, इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगाई। कुछ इस तरीके से कहानी हमारी चली भारत की और ब्रिटेन के बीच में। ऐसे देखो, ये कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, ये थे हमारे इंडियन। ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन बोलता था कि अगर हम भारत से माल लेके जाएंगे, हम मतलब सिर्फ ब्रिटेन, अगर ब्रिटेन भारत से माल लेके जाएगा तो कैसा लेके जाएगा, ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री क्यों लेके जाएगा, और ये यहाँ से लेके जाते क्या थे, ये लेके जाते थे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्यों लेके जाते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल भारत का कैसा था, फाइन क्वालिटी का था, ठीक है, लोगों के द्वारा पसंद किया जाता था। तो ये क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे कहाँ, ब्रिटेन में, ठीक है। वहां ले जाके ये क्या करते थे, इस रॉ मटेरियल को मशीनों में बनाते थे, मतलब मशीनों में से क्या करते थे, प्रोडक्ट को तैयार करते थे, जिससे उनके जो प्रोडक्ट थे वो ज्यादा फाइन क्वालिटी के बन के आने लगे। अब ठीक है, ब्रिटेन ने अपने प्रोडक्ट तो बना लिए, लेकिन वो उन प्रोडक्ट्स का करेगा क्या, तो वो क्या करता था, इनको वापस लेके आता था भारत, ठीक है। भारत क्या करता था, वापस लेके आता था। अब भारत ही क्यों वापस लेके आ रहा है, क्योंकि भारत की उस टाइम पे कैसी थी, एक ग्लोबल आइडेंटिटी थी। लोग इंडिया से क्या करते थे, प्रोडक्ट को परचेज किया करते थे। तो इसने इंपोर्ट क्या करा, मतलब अपने वहां से जो सामान भारत लेके आएगा उसे क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। उसको भी कैसे कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया। कैसे कर दिया, ड्यूटी फ्री। जिससे इसको मिलेगी क्या, देखो इस केस में तो उसको रॉ मटेरियल मिल गया सस्ते दामों में, इस केस में इसको क्या मिलेगा, इस केस में इसको क्या मिलेगी, एक मार्केट प्लेस मिलेगा। मतलब ब्रिटेन के जो गुड्स है उसके लिए क्या मिल जाएगा, उसको एक मार्केट प्लेस मिल जाएगा। मतलब यहां से रॉ मटेरियल लेके गया, अपने कंट्री में ले जाके क्या करा, मशीनों में बनाया, फिर वहां से वापस उसे क्या करा, लोड करा, और उसके बाद भारत में ले जाके उसे क्या कर दिया, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। जाते टाइम भी कोई ड्यूटी पे नहीं कर रहा, आते टाइम भी ड्यूटी में कोई पे नहीं कर रहा। कैसी प्रैक्टिसेस है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ प्रैक्टिसेस। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, ठीक, टैरिफ, एक मिनट, हाँ, टैरिफ प्रैक्टिसेस। यहां तक तो हमें समझ में आया कि ठीक है, चलो ये तो हमें समझ में आया। अभी यहाँ पे अब तुम सोचोगे कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ प्रैक्टिस कैसे हुई। देखो ब्रिटेन क्या करता था, अगर इंडिया अपना जो रॉ मटेरियल है या अपने जो फिनिश गुड्स है वो किसी और कंट्री को बेचेगा, तो उस टाइम पे इंडिया के ऊपर क्या लगाई जाती थी, हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी। हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी, मतलब हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि देखो अपने वहां लेके जा रहे तो फ्री में लेके जा रहा है, दूसरी कंट्री में अगर इंडिया माल बेचना चाहती है तो कैसे लगा रहा है, हैवी ड्यूटी लगा रहा है। तो इस तरीके से कैसी प्रैक्टिस को अपना रहा है, ये अपनाता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ प्रैक्टिसेस को, ठीक है। चलो, कहते हैं ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। एक तो इसने क्या बनाया, इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना के रख दिया, किस चीज का, रॉ मटेरियल का। एंड दूसरी चीज इसने बोला इंपोर्टर बना के रख दिया, किस चीज का, फिनिश गुड्स का। इंपोर्टर किस चीज का बना दिया, फिनिश गुड्स का, ठीक है। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। मतलब भारत से रॉ मटेरियल लेके जा रहा है और अपने जो सामान है उसको भारत में क्या कर रहा है, बेचने में लगा हुआ है। इट वॉज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। ये किसकी वजह से हो रहा है, जो तुम इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के साथ क्या कर रहे हो, अपनी क्या है, टैक्स पॉलिसीज को बना रहे हो। तो पहला एक पॉइंट समझ में आया कि फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति थी। फॉरेन ट्रेड की ऐसी स्थिति थी कि जो ब्रिटेन था वो डिस्क्रिमिनेशन करता था किस चीज में, ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज में, जहां पर भारत को क्या था, हैवी नुकसान होने लगा। अभी बात करते हैं आगे। कहते हैं स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या क्या चीजें हैं इन, इसके ऊपर ध्यान देना है। देखो मेजरली आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने हैं, इसको एक बार नजर मार लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स थे उसने भारत को क्या बनाया, जो रॉ मटेरियल था उसका नेट एक्सपोर्टर बना के रख दिया, और साथ के साथ फिनिश गुड्स का क्या कर दिया, इंपोर्टर बना के रख दिया। मतलब ये हो गया कि यहाँ से भारत से हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, और उस रॉ मटेरियल को मशीन में बना के वापस से क्या कर देंगे, भारत में उसे भेज देंगे। अब ये लाइन इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि अब दिमाग में तुम्हारे छप जाने चाहिए कि मैं बार बार क्या तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, पहला पॉइंट था। दूसरा था कि इसने भारत का जो फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर क्या करा हुआ है, मोनोपोली कंट्रोल बना के रखा हुआ है। क्या करा हुआ है, मोनोपोली कंट्रोल बना के रखा हुआ है। मतलब कि भारत का जो व्यापार है वो एक तरीके से भारत का नाम कि किसका हो चुका है, ब्रिटेन का हो चुका है। ब्रिटेन का मन कर रहा है वो हैवी टैक्स लगा रहा है, ब्रिटेन का मन कर रहा है वो ड्यूटी फ्री कर दे रहा है, ब्रिटेन का मन कर रहा है
कि फलाना कंट्री में सामान बिकेगा तो उसी में बेचना पड़ रहा है। तो एक तरीके से मोनोपोली किसकी चल रही है, ब्रिटेन की चल रही है। इसके बाद थर्ड वन इज, कहता है सरप्लस ट्रेड तो हो रहा है भारत को, लेकिन उस सरप्लस ट्रेड से बेनिफिट किसका है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का हो रहा है। ठीक है, अभी आगे समझेंगे कि सरप्लस ट्रेड होता क्या है। अभी के लिए सिर्फ इस वर्ड को समझ लो कि हमें फॉरेन ट्रेड के अंदर अगर एग्जाम में लिखने को आ गया तो इन 3 पॉइंट्स को कवर करना है। एक तो सरप्लस ट्रेड, दूसरा मोनोपोली कंट्रोल, और तीसरा नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में। ठीक है, चलो वन बाय वन समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो कहता है कि ऑइंग टू, हालांकि अगर तुम पार्ट वाइज इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो तुम्हें अब इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, लिखने में दिक्कत नहीं होगी। मैं इतनी बार इस कहानी को तुम्हें समझा चुकी हूँ कि अब तो आराम से दिमाग में छप जाना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है ऑइंग टू कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी गुड्स। ठीक है, कहता है कि इसकी जो ब्रिटेन की, कहते हैं जो कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन होता है, कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन क्या होता है एक बार फिर से समझा देती हूँ। कॉलोनियल को बोलते हैं हिंदी में उपनिवेशवाद, एंड एक्सप्लोइटेशन को बोलते हैं शोषण करना, है ना। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, उपनिवेश। एक्सप्लोइटेशन तो आप समझते ही हो, शोषण करना जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलो कहता है कि कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन के बाद, कहते हैं कि जो इंडिया थी ना वो सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन के रह गई। मतलब उससे क्या कर रहे हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल जा रहा है, रॉ मटेरियल के रूप में सिल्क जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन जा रहा है, वुल जा रहा है, जूट जा रहा है, इंडिको, शुगर, ये सारी की सारी चीजें क्या है, रॉ मटेरियल के रूप में जा रही है। अच्छा, एक छोटी सी चीज समझाओ, ये रॉ मटेरियल को लेके जा क्यों रहे अपनी कंट्री में, मतलब ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि भारत में उसे तैयार कर लेते। क्योंकि जो ब्रिटेन था उसने बहुत ज्यादा कब्जा तो भारत में जमा ही रखा है, बहुत सारे लोग ब्रिटेन से आके भारत में राज कर भी रहे। तो ये भारत में इसे क्यों नहीं बना रहे। भारत में ये इन गुड्स को मशीनों में इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि भारत में मशीनें है ही नहीं। अभी इससे पहले जब हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था तो सेकंड पार्ट में मैंने तुम्हें इंडस्ट्री वाले टॉपिक में कवर करवाया था कि ये क्या करते थे कि भारत जो है ना उसमें कैपिटल गुड्स आ ही नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, भारत में इंडस्ट्री नहीं लगने दे रहे, भारत में बड़ी मशीनें नहीं लगने दे रहे। तो जब मशीनें है ही नहीं तो इनसे ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसीलिए क्या करते थे, यहाँ से ब्रिटेन लेके जाते थे रॉ मटेरियल को। ठीक है, तो चलो कहते हैं इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। कहते हैं जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया है वो क्या बन के रह गया, नेट इंपोर्टर बन के रह गया, किस चीज का, फिनिश गुड्स का। अगेन ये चीज बहुत बार रिपीट हो चुकी है, अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए। नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। कहता है अवर इंपोर्ट्स इंक्लूड कॉटन, सिल्क एंड वुडन क्लॉथ। कहते हैं बिसाइड सेवरल टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। कहते हैं कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिफ्लेक्टेड अटर बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कहते ये जो ऐसा हुआ ना कि भारी मात्रा में एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ से माल जा रहा है और फिर भारी मात्रा में यहाँ पे माल ला रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ फायदा हो रहा है ब्रिटेन को। क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ से सामान उठा रहा है, बना रहा है, अपना फायदा कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि भारत की एक तरीके से बैकवर्डनेस क्या है, देखने को मिली। कब, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी हम आगे समझते हैं अपना सेकंड पॉइंट। कहता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। कैसे बोला, कहता है ड्यूरिंग, अच्छा तुम लोगों को पता है मोनोपोली का मतलब क्या होता है। 11th क्लास की चैप्टर था मार्केट के नाम से, उसमें आपने पढ़ा होगा ना कि मोनोपोली मार्केट क्या होती है। मोनोपोली का मतलब होता है जब किसी मेजर इकोनॉमी में, ये जब किसी मेजर मार्केट में क्या है, किसी एक या दो का कंट्रोल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोपोली कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे भारत में इंडियन रेलवे क्या है, मोनोपोली है। इंडियन रेलवे की क्या है, मोनोपोली है। सिर्फ भारत में इंडियन रेलवे की ही ट्रेन चलती है, किसी और की भी ट्रेन चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सब भारतीय रेल जो है उसको क्या है, राइट है भारत में ट्रेन को चलाने का, तो उनकी क्या है, मोनोपोली है। ठीक है, तो चलो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इसको समझते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर ऑफ कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसने बोला कि जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पे आए तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो भारत पे कब्जे जमा रहे तो भारत के व्यापार पे तो कब्जे जमाएंगे ही जमाएंगे। तो इसने बोला कि जो भारत की जो इकोनॉमी है ना, एक तरीके से भारत का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कैसा आ गया, मोनोपोली कंट्रोल में आ गया, किसके, ब्रिटेन के। इन दिस कंटेक्स्ट दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, क्या क्या इसको समझते हैं। कहते हैं मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। क्या मतलब हुआ, 50% से ज्यादा जो भारत का व्यापार हो रहा है वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो रहा है, चाहे वो माल आ रहा है चाहे वो जा रहा है, मतलब चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, किसके साथ हो रहा है वो, ब्रिटेन के साथ हो रहा है। कितना,
कहता है 50% से भी ज्यादा। तो सोचो कितनी सोचने वाली बात है कि इतनी सारी कंट्रीज में 50% से ज्यादा माल तो तुम किसके साथ कर रहे हो, एक ही कंट्री के साथ कर रहे हो, तो उस कंट्री की मोनोपोली तो हो गई एक तरीके से, है ना। तो कहता है कि 50% से ज्यादा क्या है, एक ही कंट्री के साथ आपका व्यापार हो रहा है। एंड दूसरी चीज कहता है वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ प्राइमरी प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, है ना। कहता है एक तो भारत से तुम क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल लेके चले जा रहे हो और वापस से अपना माल भी कहाँ है, भारत में ही बेचने आ जा रहे हो। तो एक तरीके से क्या होगा, जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर ब्रिटेन की क्या है, मोनोपोली आ गई। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी सॉरी हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा अपना कि भारत जो है वो क्या हुआ, प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बन के रह गया, फिनिश गुड्स का इंपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्टर बन के रह गया एंड फिनिश गुड्स का इंपोर्टर। दूसरा हमने पढ़ा कि मोनोपोली कंट्रोल होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ना था, सरप्लस ट्रेड के बारे में। अच्छा, सरप्लस ट्रेड होता क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं सरप्लस ट्रेड के बारे में कि क्या होता है। सरप्लस ट्रेड, देखो आप लोगों को पता है इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट होता है, एक काम करते हैं पीछे लिख लेते हैं इसे, हमें किसके बारे में समझना है, सरप्लस ट्रेड के बारे में। देखो दो चीजें होती है, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, मैं इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल भी हजल में नहीं बढ़ा रही। ठीक है, जो भी टॉपिक मेरे को लगता है कि किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो सकते हैं, मैं साथ के साथ उसे क्या है कवर करते हुए चल रही हूँ। इंपोर्ट एंड दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, दो हम कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक हो गया इंडिया, एक हो गया जापान। ठीक है, अगर इंडिया से कोई भी सामान भारत में बेचा जाएगा, मतलब इंडिया क्या करेगा, अपने किसी भी सामान को भारत सॉरी इंडिया क्या है, अपने किसी भी सामान को जापान में बेचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। मतलब आपको बाउंड्री क्रॉस करना जरूरी है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब आपको अपनी बाउंड्री क्रॉस करके जो माल बेचा जाएगा उसी को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का क्या करा जाता है, नाम दिया जाता है। ठीक है, पोर्ट मतलब समझते हो, पोर्ट का मतलब तो समझते हो ना, जैसे समुद्र वगैरह हो गया। और इन का मतलब आना है, एक्स का मतलब जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया अगर अपना किसी भी सामान को अपनी बाउंड्री से बाहर जाके बेचता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है, वापिस से समझते हैं। अगर जापान से इंडिया कोई सामान खरीद लेते हैं, अगर जापान ने क्या करा, अपना कोई सामान क्या करा, भारत को बेचा, जापान ने अपना कोई सामान भारत को बेचा, तो इसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। क्या बोलेंगे इसको, इंपोर्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा, भारत से कोई सामान बाहर बेचा जा रहा है, एक्सपोर्ट मतलब भारत से बाहर जा रहा है ना, तो एक्स हो गया, बाहर हो गया। अगर भारत कोई सामान मंगवा रहा है तो इन हो गया, मतलब इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो सरप्लस ट्रेड क्या होता है, देखो किसी भी कंट्री के लिए फायदे का जो डील होगा वो कब होगा, जब उसका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, मतलब वो माल बेच ज्यादा रहा है लेकिन खरीद कम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम माल बेच ज्यादा करे, मतलब हमने 100 रुपए का माल बेचा, ठीक है, जिसमें से हमने खरीदा कितने का, बस 70 का, तो 30 का हमारा क्या हो गया, सरप्लस ट्रेड हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है सरप्लस ट्रेड हो रहा है लेकिन ओनली बेनिफिट टू द ब्रिटिश। अब आप सोचोगे यार सरप्लस ट्रेड तो ठीक है, फायदे का सौदा है, लेकिन वो फायदा हो किसको रहा है, सिर्फ ब्रिटेन को हो रहा है। कैसे समझते हैं, कहता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम अवर एक्सपोर्ट। अच्छा, रिजाइम का मतलब क्या होता है, किसी बच्चे को पता है, कई बार सुना होगा ये वर्ड। ठीक है, कई लोग इसे रिजीम भी पढ़ते हैं, रिजाइम भी पढ़ा जाता है, दोनों ही इसके प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है। इसका मतलब होता है शासन। ठीक है, चलो। कहता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम, कहता है अवर एक्सपोर्ट एक्सीडेड अवर इम्पोर्ट्स, इट इम्प्लाइड अ सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसने बोला कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटेन का शासन था ना, तो उस समय पे हमारे एक्सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होते थे इम्पोर्ट से, क्योंकि ब्रिटेन तो अपने सामान क्या करता था, मेजर सामान अपना भारत में बेचता था, लेकिन उसके अलावा और कंट्री में भी बेच रहा है। लेकिन भारत क्या कर रहा है, सारा एक्सपोर्ट कहाँ पे कर रहा है, अपना ब्रिटेन में कर रहा है। कहते लेकिन बट दिस सरप्लस वाज ओइंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स व्हिच इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। कहते इसने क्या बोला, देखो एक छोटी सी चीज ना बहुत ध्यान से समझना प्लीज। अगर किसी भी कंट्री से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो रहा है तो बहुत अच्छा साइन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर क्या है, रॉ मटेरियल के
को अगर आप इंडस्ट्री में लेके जाओगे, उसे बनाओगे, तब उसे मार्केट में बेचोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो इनकम है वो मेजर आती कहाँ से, इंडस्ट्री से आती है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सारा कहाँ पे हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है। भारत से क्या हो रहा है, भारत से तो सिर्फ रॉ मटेरियल जा रहा है। तो इसने बोला कि अगर रॉ मटेरियल का आपका एक्सपोर्ट होता है तो बहुत अच्छा साइन नहीं होता, अगर आपका फिनिश गुड का एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक अच्छा सिंबल है, क्योंकि वहां पे आपको क्या है, एक अच्छा मुनाफा कमाने को मिल जाता है। तो इसने बोला लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी, यहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्ट था वो किसकी वजह से हो रहा था, कहते हैं रॉ मटेरियल के कारण, जो कि एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दिखाता है। मतलब जिस सामान को आपको इंडस्ट्री में ले जाके खुद से क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए और मार्केट में बेचना चाहिए, वो क्या कर रहा है, सारा काम ब्रिटेन कर रहा है। तो बेसिकली ये कहता है एक अच्छा सिंबल नहीं था, किसके लिए, भारत के लिए। द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। दूसरी चीज इसने बोला कि जो हमारा ट्रेड सरप्लस हो भी रहा था ना, वो भी किसकी वजह, उसका भी हो क्या रहा था, वो सिर्फ ब्रिटेन क्या करता था, अपनी लग्जरी आइटम में खर्च करता था, मतलब अपने शासन चलाने में, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता था, उसे खर्च करता था। ऐसा नहीं है कि भारत का पैसा भारत के ऊपर खर्च किया जा रहा था। तो इसने बोला इंस्टेड इट वाज यूज्ड टू मेड, क्या क्या काम इससे होते थे, इसने बोला एक तो हमारे जो क्या कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च करा जाता था। किस चीज को, जो भारत को एक्सपोर्ट करके मुनाफा हो रहा है उसका जो पैसा है कहाँ पे खर्च करा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। दूसरा कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लेड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द इंडिया। दूसरा कहता है जो हमारे यहाँ पे उस समय पे जो फ्रीक्वेंट वॉर हो रहे थे ना, तो उसके ऊपर भी जो पैसा खर्च करा जाता था वो किसका करा जाता था, भारत का खर्च करा जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लेड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द इंडिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि इंडियन इकोनॉमी कैसे वो बैकवर्डनेस की तरफ जाती चली गई। ये था हमारा फॉरेन ट्रेड। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि एक पिक्चर तुम्हारे दिमाग में फिर से आ जाए। फॉरेन ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा कि फॉरेन ट्रेड कैसा है, एमिनेंस था, सुपीरियर था। कहता है भारत से बहुत सारी चीजें जो क्या थी, एक्सपोर्ट करी जाती थी ब्रिटेन में, जिसमें मेनली कौन कौन सी हो गई, फाइन कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, आयरन गुड्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया और प्रीसियस स्टोन्स वगैरह। कहता है लेकिन जो ब्रिटेन था उसने आगे क्या करा, भारत को ना रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और अपने जो फिनिश गुड्स है उनके इंपोर्टर बना दिया। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या करा था, भारत के ऊपर कब्जा जमा लिया था और वो क्या करता था, अपनी मनमानी टैक्स पॉलिसीज को बना के लेके आता रहता था। फिर हमने पढ़ा कि हमें तीन चीजें पढ़नी है फॉरेन ट्रेड के अंदर। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड था। दूसरा मैंने आपको बताया मोनोपोली कंट्रोल था। तीसरा मैंने आपको समझाया कि सरप्लस ट्रेड था, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट किसका हो रहा था, ब्रिटेन का हो रहा था। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अभी तक हमारे कितने टॉपिक कवर कर लिए हमने, 5 टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, बार बार मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में क्या है, इमेज बनी रहे कि पूरा चैप्टर क्या चल रहा है करके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चैप्टर को पढ़ते हैं और हम रिदम ही भूल जाते हैं कि पूरे चैप्टर की रिदम क्या थी, फिर चैप्टर को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये चीज है, समझना तो जरूरी है ही, ऑब्वियस है, और उसके साथ साथ याद भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद क्यों करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में लिखते समय प्रॉब्लम ना हो। तो बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल की, कैसे हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन थी। ठीक है, डेमोग्राफिक का मतलब तुम समझते हो कि क्या होता है, डेमोग्राफिक का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से समझना। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, उनकी एजुकेशन कैसी है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने रह रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आ जाती है। अभी आप समझोगे कि यार हमें डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना क्यों है, हमें से क्या फर्क पड़ता है कि हमारे यहाँ पे कितनी मेल है कितने फीमेल है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि कोई लोग कितने पढ़े लिखे हैं कितने पढ़े लिखे नहीं है। ऑब्वियसली इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपनी जो पॉलिसीज बनाती है, अपनी जो नीतियां बनाती है ना, वो इन्हीं के बेसिस पे बनाती है। जैसे मान लो कि हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो मेल्स हैं उनकी एजुकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन फीमेल की एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज ऐसी बनाती है कि विमेन की जो एजुकेशन है उसको वो क्या कर सके, प्रमोट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट को किसी भी कंट्री की, नॉट इंडिया, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको हमेशा अपनी डेमोग्राफी प्रोफाइल के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो बात करते हैं कि ब्रिटेन के समय पे डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, इसको समझते हैं। कहते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। कहते हैं जो डेमोग्राफी की बात करी जाए ब्रिटेन के समय पे, तो कहता है वो सारी की सारी ऐसी चीजों को दर्शाता है जिससे क्या आपको पता चलेगी आपकी इकोनॉमी कैसी, स्टैग्नेंट है एंड बैकवर्ड है। बैकवर्ड
बैकवर्ड का मतलब आपको पता है, पिछड़ी हुई है, और स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से रुकी हुई है, कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब जैसे टाइम बढ़ रहा है, आप व्यापार कर रहे हो, तो इसका मतलब ये भी तो होना चाहिए कि आपकी ग्रोथ भी तो होनी चाहिए, आपका डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वैसी मतलब सिर्फ क्या है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, यहाँ से पैसा निकाल रहा है, भारत को खत्म करते जा रहा है, लेकिन भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो जनता है, उसके लिए कुछ भी उसने अच्छा नहीं करा। ठीक है, तो इसने बोला कि कैसी है स्टेगनेंट एंड बैकवर्डनेस है। ठीक है, चलो वन बाय वन समझते हैं। अच्छा, इस टॉपिक से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो 1 या 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यूजुअली आपसे पूछ लेता है कि डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है। ठीक है, या आपसे बोलेगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन सब के बारे में बताओ। तो देखो, एक छोटी सी चीज, जब इस टॉपिक को करोगे तो उसके बाद ना एग्जाम में जाने से पहले एक बार इनका करंट रेट जरूर पढ़ के जाना, कि अभी हमारे यहाँ पे करंट में बर्थ रेट क्या है, करंट में डेथ रेट क्या है, ये सारी की सारी चीजें। मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, मतलब एक बार आप इस डेटा को याद करो, फिर एक बार आप एग्जाम के टाइम पे याद करोगे, इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या की कंडीशन कैसी थी बेसिकली। कहते हैं बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। अच्छा, बर्थ रेट का मतलब इसने क्या बोला, इसने बोला उस समय पे जो बर्थ रेट था वो भी बहुत ज्यादा हाई था, एंड डेथ रेट था वो भी क्या था, वेरी हाई, नियरली 40 एंड 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्ट अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। इसने क्या बोला, इसने बोला कि उस समय पे हमारी जो इंडियन में जो हमारी डेमोग्राफी थी ना, उसमें बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। देखो, दोनों के ज्यादा होने के कारण समझा देती हूँ। बर्थ रेट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि लोग सबसे पहले तो अवेयर ही नहीं है कि मैसिव अगर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन अगर आती है, मतलब बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। ठीक है, लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, उनको आगे यही नहीं समझ में आता कि अगर एक बच्चा पैदा होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसकी एजुकेशन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर मील के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं बर्थ क्या थे, बहुत फ्रिक्वेंट हो रहे थे, और साथ के साथ यहाँ पे जो डेथ रेट था वो भी कैसा था, हाई था। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा था नहीं, तो दोनों चीज कैसे थे, हाई थे। कहता है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, ये दोनों की दोनों किस चीज के सिंबल थे, मैसिव पॉवर्टी के। मतलब ये क्या थे, ये बता रहे थे कि आने वाले समय में जो आपकी यहाँ पे जो गरीबी है वो क्या है, और ज्यादा मात्रा में होने वाली। अच्छा, आज की डेट में अगर आप भारत की स्थिति देखो तो कैसी हो चुकी है, भारत पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ चुकी है। ठीक है, थोड़े समय पहले तक चाइना नंबर 1 पे था, लेकिन अभी क्या है, भारत क्या है, नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के मामले में। और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होना एक अच्छा सिंबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को उसकी मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे मान के चलो, छोटी सी चीज समझते हैं। अगर मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे क्या है, आज की डेट में नंबर 1 पे पॉपुलेशन में कौन है, इंडिया है। ठीक है, इंडिया क्या है, पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे है। पॉपुलेशन के मामले में क्या है, नंबर 1 पे। अगर किसी भी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो दिक्कत क्या है, देखो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो शेल्टर का इंतजाम करना पड़ेगा, मतलब रहने का इंतजाम करना पड़ेगा कि इतनी पॉपुलेशन रहेगी कहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे क्या होगी, मैसिव पॉवर्टी आएगी। मैसिव पॉवर्टी क्यों आएगी, ऑब्वियस सी बात है कि देखो, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होने से ऐसा तो नहीं है नहीं कि गवर्नमेंट की इनकम भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट की इनकम भी ज्यादा हो गई। अभी क्या है, जैसे मान लो पहले पॉपुलेशन थी 100, और हमारे यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो भी कितनी कमा रहे हैं हम, 100। तो अगर हम देखें तो पर हेड खर्च करने के लिए कितने रुपए हैं, 1 रुपए हैं। अभी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के हो गई, मान के चलो कि 200 हो गई। तो अब हमारे पास खर्च करने के लिए कितने, 50 पैसा। मतलब पहले जो लोग 1 रुपए खर्च कर पा रहे थे, उसके पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण अब क्या है, 50 पैसे ही खर्च कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी तो अपने आप ही आ गई। तो गवर्नमेंट को क्या है, शेल्टर का इंतजाम करना पड़ता है। दूसरा, मैसिव पॉवर्टी हो रही है। तीसरा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करनी पड़ती है। तो ये सारी के सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को क्या है, खर्च करनी पड़ती है। 1 मिनट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या है, इन सब के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई पॉपुलेशन क्या है, एक अच्छा सिंबल नहीं होती किसी भी कंट्री के लिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट को लोगों को अवेयर करना चाहिए कि कैसे वो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कहना बहुत आसान है कि अवेयर करना चाहिए, दिक्कत है भारत जैसी कंट्री में
भारत जैसी कंट्री में जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या है रिलीजन से लोग रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन सब गवर्नमेंट के लिए इस तरीके की पॉलिसीज को बनाना या नीति को बनाना। जैसे अपने चाइना में तो देखा देखा होगा कि वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, वन चाइल्ड पॉलिसी को लेके आ गई, क्योंकि वहां पे क्या है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग नहीं है, ठीक है। और भारत में क्या है अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी को बनाती है तो कहीं ना कहीं क्या करेगी, एक को तो प्रमोट करे लेकिन दूसरे को वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डिसहार्टन कर देती है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, यहाँ पे पॉलिसी बनाना। लेकिन स्टिल हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट नहीं आना लेके आना अपने दिमाग में कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, गवर्नमेंट वैसा नहीं कर रही। गवर्नमेंट को बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन को क्या करना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, उनके लिए नीतियां बनानी पड़ रही है, ठीक है। जब तुम आगे बड़े एक स्टेज पे आओगे तब तुम्हें भी समझ में आएगा कि दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना कितना इजी होता है, जबकि उस चीज को फेस करना कितना मुश्किल है, ठीक है। आई होप तुम लोग तो खैर पढ़ रहे हो, समझदार बच्चे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पढ़ना है हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चलो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के को समझते क्या होता है। एक पिक्चर से समझ में आ गया कि किसके बारे में बात हो रही है, एक छोटे से बच्चे, ठीक है। इन्फेंट का मतलब भी क्या होता है, बच्चा छोटा। तो कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब भी क्या होता है, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 वाज वेरी हाई। इसने बोला कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, 1,000 लोगों में डेथ, मतलब इस तरीके से समझो कि 1 साल से छोटे बच्चे, ठीक है, 1 साल से क्या है छोटे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से छोटे हैं और उनकी डेथ हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। लेकिन इसको हमेशा कंपेयर किससे करा जाता है, 1000 से कंपेयर करा जाता है, ठीक है। तो चलो कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कहते हैं इसका मतलब हुआ डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, वॉज वेरी हाई। कितनी थी वो, कहते हैं 218 पर 1000। सोचो कितनी भयंकर ये डेटा है कि 1,000 बच्चों में 218 बच्चों की तो डेथ ही हो जाती थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस समय पे जो आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खराब था, ठीक है। लोगों को यही नहीं पता कि बच्चा पैदा हो तो रहा है लेकिन उसकी उसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, या हो सकता है कि लोगों को पता भी हो लेकिन उस टाइम पे चीजें उतनी अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। और ये करंट में कितना है, सिर्फ 32% पर 1000 है। मतलब आज की डेट में 1,000 बच्चों में 32 बच्चों की क्या होती है, डेथ होती है, जबकि उस समय पे क्या था, उस समय पे 218 था। बहुत बड़ा एक डेटा है, ठीक है। तो कहता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इज अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर, ठीक है। तो इसने बोला कि उस समय पे हमारे यहाँ पे जो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो किसकी वजह से हो रहा है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। अभी हमने डेथ रेट पढ़ा, अभी हमने बर्थ रेट पढ़ा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा। अभी हम पढ़ते हैं आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको पढ़ने के बाद तो आपको लगेगा कि यार कितनी बुरी दशा थी हमारे भारत की ना, ठीक है। दशा एक्चुअली बुरी नहीं थी, दशा बुरी करी गई, ठीक है। तो चलो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, मतलब ऑन एवरेज एक पर्सन कितना जीता है वो क्या होती है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। अच्छा जब भी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मान के चलो कि 65 ईयर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान 65 65 65 साल जिएगा, नहीं। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज एक इंसान क्या है 65 साल जिएगा। जैसे मान लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये हो गया कि पूरी कंट्री में मान लो 2 लोग रहते हैं, ठीक है। अब एक की जो डेथ है मान के चलो वो 80 ईयर्स में होती है, और एक की जो डेथ है मान के चलो कि वो 40 ईयर्स में हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालू तो मेरी 80 ईयर होगी या 40 ईयर होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, दोनों की एज आपने क्या करा, ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 ही लोग हैं। अगर 10 लोग होते तो 10 से डिवाइड कर दें। 80 + 40 कितना हो जाएगा, 120 एंड डिवाइड बाई 2, इट मीन 60। तो ये क्या हो गई, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। मतलब ऑन एन एवरेज दोनों लोगों ने कितना किया, 60 ईयर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा, जब एक 80 जिएगा तो हम उसे 80 बोलेंगे, जब एक 40 जिएगा तो 40 बोलेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल नहीं है ना 2 लोगों का, तो अपने इजीली इस डेटा को रिमेम्बर कर सकते हो। लेकिन एक चीज सोचो, एक कंट्री में जहां पे 100 करोड़ लोग रहते हैं, क्या आप वहां पे उनकी एज को याद रख सकते हो, तो ऑब्वियस है नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके अपनी क्या कर लेते हैं, एक एवरेज डेटा को ले लेते हैं, जिससे हम क्या है अपने उस डेटा के बिहाफ पे पॉलिसीज को तैयार कर सके, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का रोल क्या रहा। चलो समझते हैं। कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी
लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज एज लो एज 32 ईयर्स। इसने बोला कि अगर हम देखें 1947 से पहले का अगर हम समय देखें तो हमारे वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 32 ईयर्स थी। अब आप सोचो कि कितनी भयंकर ये स्थिति है। 32 साल सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब ज्यादातर लोगों की जो डेथ है वो कितने साल में हो जाती थी, 32 साल या उससे पहले ही हो जाती थी। वेल प्रेजेंटली इट इज 69.4 ईयर, जबकि अभी कितनी है, ऑन ऑन एवरेज अगर देख लो तो 70 साल आज की डेट में क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और उस टाइम पे कितनी थी, 32 ईयर्स थी। मतलब आज के टाइम पे क्या हो गई है, उसके डबल से भी ज्यादा हो गई है। हुआ किसकी वजह से होगा, क्योंकि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज कहते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम। इसने बोला जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इतनी लो होने के पीछे कारण क्या है, इतनी लो होने के पीछे कारण है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। ब्रिटेन को कोई मतलब नहीं है कि इंडिया में लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, बीमार हैं कैसे नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ यहाँ से क्या है, लोगों से अपना काम निकलवाने की, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए वो क्या है, सिंपली भारत आ गए थे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा याद रखना है कि उस समय पे कितना था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 32, एंड एट प्रेजेंट कितना है ये 69.4 ईयर्स, ठीक है। ये चीजें याद रहेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें बात करनी है लिटरेसी रेट के बारे में। अब देखो लिटरेसी रेट का कितना बुरा हाल था, ठीक है। कहते हैं लिटरेसी रेट रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट। लिटरेसी रेट का मतलब इसने क्या बोल लिया, बोला इसने बोला कि लिटरेसी रेट का मतलब होता है ऐसे लोग जो पढ़ सकते हैं, who can read and write was nearly 60%। इसने क्या बोला, 16%, आई एम सॉरी। इसने बोला कि ये कितने थे, सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जिनको लिखना और पढ़ना आता था। अब सोचो कितनी बुरी हालत है। अगर आज की डेट में आप देखोगे, आज की डेट में आप अपने आसपास 10 लोगों को देखो और 10 में से आप देखोगे 8 या 7 या 9 लोगों को तो बेसिकली लिखना पढ़ना आ ही जाता है ना। तो आज की डेट में लिटरेसी रेट बहुत आई है, लेकिन उस समय पे सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जो लिख या पढ़ सकते थे, बाकी 84% को कुछ नहीं आता था, ना लिखना ना पढ़ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि एजुकेशन क्या है, एक मात्र ऐसा साधन है जो आपको क्या करता है, इंपावर करता है, जो आपकी ग्रोथ के लिए काम करता है, जो आपके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अब सोचो किसी कंट्री में जहां पे लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, वहां पे कहाँ से ग्रोथ की बात करेंगे, कहाँ से डेवलपमेंट की बात करेंगे। और आप ये भी सोचो कि उन लोगों को ब्रेन को बेसिकली ब्रेन वॉश करना कितना आसान था, ठीक है। चाहे ब्रिटेन के लिए चाहे किसी के लिए कितना आसान था कि उनको आप मैनिपुलेट कर सको, उनके अधिकारों को आप मैनिपुलेट कर सको। तो ये चीज लिटरेसी रेट कहते हैं कितना था, 16% था, रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस। इससे समझ में क्या आती है, सोशल बैकवर्डनेस थी, मतलब हमारा समाज कैसा था, पिछड़ा हुआ था, एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। और जिसकी वजह से हो क्या था, अगर हमारा जो डेमोग्राफी है, अगर हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वही बैकवर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इकोनॉमी तो बाय डिफॉल्ट बैकवर्ड हो जाएगी ना। अगर मैं सपोज करो कि अगर मैं एजुकेटेड हूँ तभी तो मैं अपनी इकोनॉमी को एजुकेट कर पाऊंगी, या अपनी यहाँ की जो डेमोग्राफी है, जो लोग हैं उनको एजुकेट कर पाऊंगी। अगर मैं ही एजुकेट नहीं हूँ तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं पीछे भी नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो चलो, कहता है अगर इस 16% में भी देखा जाए तो फीमेल की जो लिटरेसी रेट थी उसके तो और भी ज्यादा क्या था, बुरा हाल था, जो कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 7% थी। मतलब 100 में से सिर्फ 7 जो लड़कियां थी उनको क्या था, एजुकेशन मिल पा रहा था। तो ये कहते बहुत भयानक एक स्थिति थी। कहते दिस इंडिकेटेड जेंडर बायस इन द सोसाइटी। जहां से क्या पता चल रहा था, एक तो सबसे पहले आपके यहाँ की क्या है कि लिटरेसी रेट ही बहुत खराब है, 16% कुल है। उस लिटरेसी रेट में भी फीमेल लिटरेसी रेट और ज्यादा खराब है, वो 7% है। और कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, जेंडर बाइसनेस भी देखने को मिली, ठीक है। कब, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलो, अभी हमने ये सारा का सारा समझा। अभी हम समझते हैं कि डेमोग्राफी ट्रांजिशन क्या होता है। डेमोग्राफी ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, एंड डेमोग्राफी का मतलब तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि लोग कितने पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, ये सारी के सारे। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि सारी कहानी क्या हुई। आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी कि अच्छा, जब हमारी हम मतलब हम आजाद नहीं हुए थे तब हमारी स्थिति ऐसी ऐसी थी करके, ठीक है। इसको पूरे को इसमें मैंने 8-10 पॉइंट को कवर करा हुआ है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, फिर मतलब एक बार पढ़ के 2-3 बार इसमें ऐसे नजर मार लेना तो तुम्हें याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले इसने बोला कि अगर 1921 को देखा जाए, 1921 को देखा जाए तो इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब क्या हो गया कि इससे पहले कहानी कुछ और चलती रही, इसके बाद कहानी कुछ और चलती रही। कैसे इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया, इसको समझते हैं। कहते हैं 1921 से जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी ना, वो भारत में कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रही, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है।
अगर एक बार आप सेंसस करवा रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, दूसरी बार करवा रहे हो तो पता चला कि घट चुकी है। ठीक है। प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इंडिया का कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा। कहते हैं ये क्या थी, एक पॉपुलेशन में, सॉरी, एक सेंसस में आपकी बढ़ जाती थी, जबकि दूसरे सेंसस में आपको क्या है, ये मतलब ऐसे पता चलता था कि ये घट चुकी है। ठीक है। कहते हैं ये तो 1921 से हुआ, लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ, कहते हैं इसके बाद इसमें कंसिस्टेंट राइज देखने को मिला। कंसिस्टेंट राइज का मतलब क्या हुआ, इसके बाद जो पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ती गई, घटी नहीं। मतलब क्या हुआ, अब आप बोलोगे कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सेंसस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिख दो, सेंसस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जनगणना। क्या मतलब होता है, जनगणना। अभी हम आगे कवर करेंगे कि सेंसस क्या होता है, कौन करता है कौन नहीं करता है, इसके बारे में। ठीक है। जनगणना। भारत में जो हमारी सेंसस है वो हर 10-10 सालों में करवाई जाती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। पहली बार, एक मिनट, हाँ, चलो। कहते हैं कि सबसे पहले हमने बोला कि 1921 को ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, जहां पे हमने देखा कि 1921 से तो आपकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले, कभी बढ़ रही है और कभी घट रही है। लेकिन 1921 के बाद क्या हुआ, कंसिस्टेंट राइज देखने को मिला, उसके बाद घटी कभी नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1921 को क्या बोला गया, ग्रेट डिवाइड बोला गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया। कहते हैं census 1921 showed a decline of 0.04 करोड़ in total population। अच्छा, इस डेटा को आप याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पॉइंट टू पॉइंट आपको डेटा याद नहीं रह पाएगा, इतना मेरे को भी पता है। ठीक है। तो इसने बोला जो सेंसस थी 1901 की, उसमें क्या है, डिक्लाइन देखने को मिला, कितने का, 0.04 करोड़ का। मतलब आपकी जो पॉपुलेशन कितनी थी 1891 में, कितना था ये, 3.87 करोड़, जबकि यही कितना हो गया 1901 में, कितना हो गया 23.83 करोड़। कहता है जबकि जो सेंसस थी 1911 की, उसमें एक राइज देखने को मिला। अब मैंने ये दो पॉइंट क्यों कवर करे, मैं इसको समझा देती हूँ। मैंने तुम्हें क्या बताया कि सेंसस कितने सालों में होती है, 10-10 सालों में। 1921 को क्या बोला गया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया। उससे अगर हम 20 साल पहले आ जाए, तो कहता है पहले तो आपकी पॉपुलेशन क्या है, वो घटी, मतलब 0.04 करोड़ से घटी, और उसके बाद फिर क्या हो गई, ये बढ़ के आ गई, मतलब कितने हो गए, 1.38 करोड़ हो गए। कहता है अगेन जो सेंसस थी ना 1921 की, कहते हैं उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, कितना, 0.07 करोड़ का। अभी मैंने तुम्हें समझाया ना कि 1921 के बाद तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ती चली गई, लेकिन उससे पहले क्या है, आपने देखा कि एक सेंसस में पहले घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, इस तरीके से। तो ये सिर्फ इसीलिए आपको क्या है, डेटा यहाँ पे दिया गया। तो इसने बोला अगर आपको ये ब्रैकेट में जो डेटा लिखा है ये नहीं भी याद रहे, तो मोटा मोटी बाहर वाला तो कर ही लेना याद, है ना। तो ये हो गया। फिर इसने बोला लेकिन फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड्स टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइन। इसके बाद कभी भी इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, कम नहीं हुई, बढ़ती ही चली गई। इट शोज अ कंसिस्टेंट राइज। अ कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन लेड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। इसने बोला कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, अगर एक स्टडी रेट से बढ़े, मतलब एक बैलेंस मैनर में बढ़े तो ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए वो क्या है, एक अच्छा सिंबल है। लेकिन अगर एक्सेस बढ़ रही है तो फिर दिक्कत है, क्योंककि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, शेल्टर का इंतजाम करना पड़ता है, एजुकेशन का करना पड़ता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, जो गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक एक्सेस बर्डन के रूप में काम कर रहे हैं। इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज अ कंट्री हैज टू इनकर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। इसने बोला कि ये वाला मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है किसके ऊपर, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के ऊपर, जिससे कि क्या कर सके, वो अपनी कंट्री को क्या कर सके, बेसिकली उसकी ग्रोथ के ऊपर काम कर सके। आया समझ में। इसके बाद कहते हैं जब मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट हाई होता है, तो जो ग्रोथ की इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होती है, वो अपने आप ही लो हो जाते हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट को, जैसे मान के एक छोटी सी एक चीज, चलो एक बहुत छोटी सी चीज समझाती हूँ तुम्हें, ठीक है। आई होप तुम रिलेट कर पाओगे। जैसे मान के चलो कि एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, इसमें जो फादर है उनकी इनकम कितनी है, मान के चलो वो 1 लाख अर्न करते हैं। अभी उनका क्या है, सिर्फ एक बच्चा है, और उस बच्चे की एजुकेशन पर उनको कितना खर्च करना है, 10,000 रुपये खर्च करना है। अगर उन्होंने इसकी एजुकेशन पर 10,000 रुपये खर्च करा, तो बाकी के 90,000 वो क्या करेंगे, बाकी के 90,000 से वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक अच्छी हाउसिंग अरेंज कर सकते हैं, है ना, एक अच्छा अपने लिए घर बना सकते हैं। अब एक दूसरी फैमिली है, उसकी भी इनकम कितनी है, 1 लाख है, लेकिन यहाँ पे उनकी फैमिली में टोटल कितने बच्चे हो गए,
मान के चलो कि उनकी फैमिली में 4 बच्चे हैं, तो अब 10,000 के हिसाब से यहाँ पे एजुकेशन में कितना चले गया, 40,000। अब इनके पास कितना पैसा बचा, सिर्फ 60,000। तो आपने देखा जो उनके अदर जो हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है उनमें पैसा लग ही नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी सेम चीज है। अगर गवर्नमेंट हमेशा क्या करेगी, शेल्टर के ऊपर, या गवर्नमेंट मान के चलो कि हेल्थ के ऊपर ही पैसा लगाती रह जाएगी, तो और जो स्कीम्स हैं उनको कैसे प्रमोट करेगी। ठीक है, तो ये एक कहानी है कि जो बताता है कि हमारे लिए ज्यादा पॉपुलेशन होना अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद क्या था, हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज अनदर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट्स बैकवर्डनेस। कहते हैं जो गवर्नमेंट को ज्यादा खर्च करना पड़ा था किसके ऊपर, हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसकी वजह से भी क्या था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी होती चली गई, बैकवर्ड होती चली गई। ठीक है, कहते हैं अंडरलाइंग फैक्ट इज दैट टिल 1951 द राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन वाज नेवर अलार्मिंग, इट रेंज बिटवीन माइल्ड टू मॉडेस्ट। कहता है हालांकि 1951 तक पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन कंसिस्टेंट होके बढ़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, कंसिस्टेंट रेट से बढ़ी, ठीक है, माइल्ड टू मॉडेस्ट रही। लेकिन 1951 के बाद तो जो वो था ना, वो एक एक्सप्लोजन ही हुआ, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और आज की डेट में स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हम नंबर 1 पे आ चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में, जो कि क्या है, खराब सिंबल है। यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि आप लोगों को एजुकेट करो। लोगों को अगर आप एजुकेट करोगे तो उनको अपने आप ही समझ में आएगा कि ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन एक अच्छा सिंबल नहीं है। ठीक है, तो चलो, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसके बारे में हमने 3 पॉइंट कवर, सॉरी, कुछ पॉइंट कवर करे, जिसमें हमने देखा कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला गया है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला गया, क्योंकि इससे पहले जो पॉपुलेशन थी वो हमेशा कैसी रही, फ्लक्चुएट होती रही है ना, एक बार बढ़ती है फिर घटती है, फिर बढ़ती है फिर घटती है, इस तरीके से। लेकिन कहते हैं कि 1921 के बाद कभी भी पॉपुलेशन आपकी घटी नहीं, हमेशा बढ़ती चली गई। और कहते हैं इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के ऊपर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता था। इस हाई मेंटेनेंस के कारण गवर्नमेंट को क्या हुआ, जो उसकी ग्रोथ ओरिएंटेड जो उसकी स्कीम्स थे ना, उनमें क्या हो गया, कमी आने लग गई। कमी तो ऑब्वियस सी बात आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट, अब देखो पॉपुलेशन बढ़े चाहे घटे, गवर्नमेंट को उसके ऊपर खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट को पता है कि खराब सिंबल भी है, इससे हमारा पैसा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, लेकिन स्टिल वो क्या है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती ना, तो उसको क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। कहते हैं हालांकि 1951 तक तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो अलार्मिंग नहीं रही, मतलब ठीक है वो बढ़ रही है लेकिन एक बैलेंस मैनर में बढ़ी। लेकिन 1951 के बाद जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ी, जो कि क्या है, खराब सिंबल रहा है भारत के लिए। ठीक है, इसको सही करने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि हमें गवर्नमेंट को ब्लेम कर दो कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे और आप वो नहीं कर रहे। ठीक है, आप सब लोग भी पढ़े लिखे हो, अगर आप भी अपने आसपास लोगों को एजुकेट करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन, थोड़ा थोड़ा सबका कंट्रीब्यूशन क्या करे, वर्क कर जाए। ठीक है, चलो, पॉपुलेशन सेंसस आगे समझते हैं कि पॉपुलेशन सेंसस होता क्या है, क्योंकि अभी हमने पीछे जो अपना टॉपिक कवर करा वो पूरा पॉपुलेशन के ऊपर था, तो एक बार तुम्हें पॉपुलेशन सेंसस पता होना जरूरी है कि क्या होता है। देखो, पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है, जहां पे लोग, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जनगणना, जन का मतलब होता है लोग और गणना का मतलब होता है काउंट करना। तो पॉपुलेशन सेंसस का मतलब हो गया लोगों को काउंट करना। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस क्यों करी जाती है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को हर 5-5 सालों में क्या करनी होती है, स्कीम्स बनानी होती है। उसके अलावा गवर्नमेंट बीच बीच में भी स्कीम लेके आती है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं जब बनाती है तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे उसको कितना पैसा खर्च करना चाहिए, मतलब कितना पैसा वो एजुकेशन में खर्च करे, कितना पैसा वो क्या करे अपनी हेल्थ पे खर्च करे, कितना पैसा वो क्या करे अपनी एटॉमिक एनर्जी वगैरह को बनाने में खर्च करे, कितना वो अपने फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने में खर्च करे। तो ऐसे गवर्नमेंट को क्या करना होता है, जिस लेना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसके लिए ना, अपनी क्या करवाती है, एक सेंसस करवाती रहते हैं, जिससे वो अपनी एक एफिशिएंट पॉलिसी को बना सकती है। तो पॉपुलेशन सेंसस भारत में हुआ क्या, कहता है पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन। यहाँ पे तुम्हें ये वाला वर्ड हमेशा लिख के आना है, डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें कहते हैं साइज देखना होता है अलोंग विद द कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ कंट्री। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आप लोगों ने अगर आप अभी मान के चलो क्या 15-16 साल के बच्चे हो, तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि सेंसस को क्या करा होगा, एक्सपीरियंस करा होगा। आप लोगों के घर पे भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आते हैं और आपसे पूछते हैं कि मदर का नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, आप कौन सी गाड़ी को ऑन करते हो, या कौन सी आपके पास मेजर असेट्स हैं उनको आप ऑन कर रहे हो, किस लोकेशन में आपका घर है, कितना बड़ा आपका घर है, रेंटेड है या ऑन्ड है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी गई होगी। इन सारी चीजों को पूछने के पीछे मतलब क्या है या मकसद क्या है, इन सारी की सारी चीजों को
पूछने के पीछे मकसद है कि गवर्नमेंट ये जस्टिफाई कर, सॉरी, ये जज कर सके कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन सेंसस हो गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को। पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन की साइज का अलॉन्ग विद अ कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल का। कहते हैं इसको पहली बार भारत में, न कि ऑल ओवर वर्ल्ड, कहते हैं भारत में पहली बार इसको जो कंडक्ट करवाया गया था वो 1881 में करवाया गया था। इसकी डेट कितनी थी? 17 फरवरी। ठीक है, 17 फरवरी 1881 को पहली बार क्या करा गया? ब्रिटेन के द्वारा भारत की क्या है, लोगों की गणना करी गई। सिंस देन इट इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर। अच्छा, मैं इस डेट को लिख देती हूँ इन एनी केस आपको पेपर में लिखने को आ जाए तो। ठीक है, 18, आई एम सॉरी 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 18 इट वाज 17, 17 फेब 1881 में पहली बार के भारत में क्या करी गई? सेंसस करवाई गई। किसके द्वारा ये करवाई गई? ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो कहते हैं कि उसके बाद से हर 10 सालों में क्या करी जाती है? हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन की काउंटिंग करी जाती है। अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें देखो समझने वाली, जो आपके दिमाग में डाउट आ सकते हैं, मैं उसको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑब्वियस सी बातें आते थे, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में भी आए, कुछ के दिमाग में आए, कुछ के दिमाग में ना भी आए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो पॉपुलेशन जो सेंसस है वो करी क्यों जाती है? तो पॉपुलेशन सेंसस इसलिए करी जाती है ताकि जो गवर्नमेंट है अपनी क्या कर सके, कितना पैसा उसको कहाँ पे खर्च करना है उस चीज को डिसाइड कर सके, मतलब इन्वेस्टमेंट के क्या कर सके, वो प्लान बना सके। दूसरी चीज, आप बोलोगे कि क्यों गवर्नमेंट इसे 10-10 सालों में ही करवा रही है, 10 सालों से पहले क्यों नहीं करवाती? क्योंकि पॉपुलेशन सेंस कैसा है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ह्यूज इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी कंट्री में वन बाय वन हर किसी के घर जाके और फिर वहां पे आधे घंटे 1 घंटा उनकी पूरी डिटेल को क्या करना, नोट डाउन करना, एक क्या कैसा हो जाता है, एक पेन टास्क हो जाता है। तो गवर्नमेंट को वहां पर पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए भी गवर्नमेंट हर एक साल में ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन सेंसस करवा दे। ठीक है, उसकी डेटा की मेंटेनेंस, उसके ऊपर वर्किंग करना, उसके स्टैटिस्टिक्स तैयार करना, उनकी कंक्लूजन ड्रॉ करना, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, एक हैवी टास्क हो जाती है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसे 10-10 सालों में क्या करते हैं, परफॉर्म करती है। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें सेंसस से रिलेटेड कुछ चीजें बताई गई है जो आपके एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपका क्या है, सिलेबस में कवर नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए से दे दिया। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंसस जो वर्ल्ड में करी गई थी वो चाइना ने करवाया करवाया था कब? 82 ड्यूरिंग द हैन डायनेस्टी, जब इनके वहां पे हैन डायनेस्टी का क्या था, राज कर रही थी, उस समय पे पहली बार हमारी क्या हुई, सेंसस करी गई। हालांकि ये क्या है, आपकी अनऑफिशियल मानी जाती है, इसको सिर्फ आपकी क्या है, फर्स्ट सेंसस है। ठीक है, काफी हद तक आपकी एक्यूरेट भी थी, लेकिन अगर हम बात करें कि अभी हमारी जो रिटर्न में जो हमारी सेंसस करी गई, द हिस्ट्री ऑफ सेंसस बिगिन विद द 1800 व्हेन इंग्लैंड हैड बिगिन इट्स सेंसस बट द पॉपुलेशन ऑफ डिपेंडेंसी वाज नॉट नोन एट दैट टाइम। लेकिन कहते हैं कि अगर हम बात करें कि चाइना की तो हमारी हो गई 82 में हो गई। ठीक है, लेकिन उसकी कोई रिटन एविडेंस देखने को आज की डेट में नहीं मिलते। अगर हम बात करें कि रिटन एविडेंस के साथ पहला कौन सा ऐसा नेशन था जिसने क्या करी, सेंसस करवाई हुई, तो 1800 में इंग्लैंड ने पहली बार करा था। 1800 में पहली बार इंग्लैंड ने काउंट करा कि उनके वहां पे टोटल कितने लोग रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, क्या उनकी मनोस्थिति है, कितने, क्या उनके फैमिली में बच्चे हैं, कितने लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये। लेकिन इसकी जो सेंसस है ना, 1800 की जो इंग्लैंड की सेंसस है, उसको बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं माना गया, क्योंकि उस समय पे आप जो डिपेंडेंसी वाली जो पॉपुलेशन थी उसे काउंट नहीं कर पाए। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होगी। अच्छा चलो, भारत में कब करी गई उसको और समझ लेते हैं। कहते हैं कि हु इज द फादर ऑफ सेंसस इन इंडिया, तो कहते हैं इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, हेनरी वोल्टर को। हेनरी वोल्टर ने पहली बात क्या करी थी, भारत में सेंसस करवाई थी। कहते हैं हेनरी वोल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951। हालांकि 1951 में पहली बार सेंसस करवाई गई इंडिपेंडेंट इंडिया में, ध्यान से सुनते हुए चलना। भारत में पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट ने करवाई, वो कब करवाई थी, 1951 में, जबकि इससे पहले ब्रिटेन हमारे यहाँ पे करवा चुका था कब, 1881 में। हर 10-10 सालों में होती है, तो 1881 के हिसाब से ये सेंसस कौन सी हो गई, 7th नंबर की हो गई। जबकि अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिया के हिसाब से देखो तो ये कौन सी हो गई, फर्स्ट सेंसस की। आई होप चीजें समझ में आई गई, मैं फिर से बता देती हूँ। भारत में जो पहली बार जो सेंसस करवाई गई वो 1881 में करवाई गई। ठीक है, जो कि ब्रिटेन के द्वारा करवाई गई। जो भारत है इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार करवाई थी वो 1951 में करवाई थी, ये इंडिया के द्वारा करी गई थी, ये ब्रिटेन के द्वारा करी गई थी, क्योंकि हर 10-10 सालों में होती है। तो ये कौन सी हो गई, 7th सेंसस हो गई। कौन सी हुई, 7th। अगर आप देखो
ऑल ओवर। अगर आप देखो कि सिर्फ इंडिया के हिसाब से तो ये फर्स्ट सेंसस थी, ठीक है, विच वॉज द सेवंथ इन इट्स कंटिन्यूस सीरीज। अब पेपर में लिखने को आएगा तो इसको बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करके आना ताकि टीचर को समझ में आए कि एक्चुअल में तुम लोगों को नॉलेज है, ठीक है। तो कहते हैं कि सेंसस जो थी 2011 की वो 15वीं नेशनल सेंसस थी ऑफ द कंट्री सिंस 1872 या, ठीक है, एंड द सेवेंथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो करंट में जो सेंसस चल रही है वो कौन सी चल रही है, 16th नंबर की चल रही है। कौन सी चल रही है, 16th नंबर की, जो कि हमारी स्टार्ट कब हुई है, 2023 में हुई है। हालांकि इसको जो स्टार्ट भले ही ये 2023 में हुई, लेकिन इसको सेंसस बोला कौन सा जाएगा, 2021 वाली। अब आप बोलोगे कि 2021 में जब ये सेंसस होनी थी, आप ये बोल रहे हो कि हर 10-10 सालों में होती है, तो अगर लास्ट सेंसस हमारी 2011 में हुई तो ये वाली 2021 में होनी चाहिए थी। आप 2023 में क्यों बता रहे हो, क्योंकि 2021 में कोविड आने की वजह से हमारी जो पॉपुलेशन सेंसस थी, जनगणना थी, वो नहीं हो पाई। इसको स्टार्ट करा गया 2023 में। तो अभी करंटली हमारे यहाँ पे कौन सी सेंसस चल रही है, 16th नंबर की चल रही है। हो सकता है कि कुछ की फैमिली में हो गई हो और कुछ की फैमिली में भी क्या है, ये होनी रहती है, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे यहाँ पे सेंसस हो करने के लिए आए तो उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करना, कोरिलेट करना कि मैं तुम्हें क्या समझाने जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको फॉरेन ट्रेड समझ में आया होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन समझ में आया होगा अच्छे से कि क्या होता है। और उसके बाद मैंने तुम्हें कुछ मेजर पॉइंट्स कवर करवाए थे कि किस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन थी उसमें क्या हुए, चेंजेस हुए, ठीक है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे बोला गया, क्या क्या स्थिति है हमारे यहाँ पे कंट्री की पॉपुलेशन को लेके, क्या पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ पे नुकसान हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक पार्ट और कवर करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। 3 से 4 घंटे के अंदर आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। देखो मेरा कभी भी ये पॉइंट नहीं रहता कि आप चैप्टर को ना सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए फटाफट उसे खत्म कर दो। जितनी चीजें हमारे सिलेबस में दी गई है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उतनी चीजों को नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो बेहतर है कि एक रेशनल बच्चे की तरह आप बिहेव करो, ठीक है। 12th क्लास के आप बच्चे हो, आपको बोर्ड्स के एग्जाम देने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मत करो कि क्या कहते हैं फटाफट मतलब सिलेबस खत्म करने के चक्कर में आधे घंटे 1 घंटे में आप उसको क्या कर ले रहे हो, खत्म कर ले रहे हो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक छोटी सी चीज आप देख के चलो, ठीक है, 2 मिनट आपके लेने, छोटी सी चीज आप देख के चलो कि अगर मान लो कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसने आपको एक बुक दी हुई है जिसमें मान के चलो उन्होंने एवरेज 15 चैप्टर है, ठीक है। और आपको गवर्नमेंट कहती है कि, नॉट गवर्नमेंट सॉरी, आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको ये कहता है कि 1 साल के अंदर आपको खत्म करना है। तो आप मान के चल सकते हो कि आप उसको 2 दिन में खत्म कर दोगे, नहीं, वो खत्म हो सकती। उसका सिलेबस इसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि आप उसे 1 साल में ही खत्म करो। लेकिन आप क्या करते हो कि फटाफट फटाफट आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो देख के उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या कर रहे हो, खुद से ही झूठ बोल रहे हो, ठीक है। एग्जाम में आएगा लिखने को तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बेहतर है कि चीजों को एकदम वेल मैनर तरीके से जितना सिलेबस है उस सबको कवर करते हुए जाओ, कवर करो, उसको पूरा पढ़ो, उसके बाद उसको रिवाइज करो। तभी चीजों को पढ़ने का फायदा है। 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, या 10 मिनट 15 मिनट का कोई लेक्चर सुन लेने से कोई फायदा नहीं होता। आपके स्कूल के जो टीचर्स भी हैं, आपने देखा होगा जब वो आपको पढ़ाने बैठते तो यूजुअली वो एक चैप्टर में 1 वीक ले लेते हैं आराम से, है ना। इकोनॉमिक्स से बिजनेस के सब्जेक्ट, जो ऐसे सब्जेक्ट में जहां पे वो टाइम लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होगी, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ वो भी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। झूठ बोलने से अपने आप से कोई फायदा नहीं है। बेहतर है चीजें जो दी गई हैं उनको पढ़ो, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो, ठीक है। तो चलो फाइनली यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इसका एक फोर्थ पार्ट हमें और कवर करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन के थ्रू से प्लीज पूछ लेना कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई। अगर लगेगा कि कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दिया जा सकता है तो कमेंट सेक्शन में उसको रिप्लाई कर दूंगी। अगर लगेगा कि नहीं ये चीज यहाँ पे नहीं कवर हो पाएगी, एक मेजर पोर्शन है जहाँ पे हमें डिस्कस और करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा।